संविधान में 131वें संशोधन से जुड़े विधेयक पर हुई वोटिंग में मोदी सरकार फेल हो गई है। बीते 12 सालों में कई विधेयकों को संसद से दोनों सदनों से पास कराने में माहिर रही मोदी सरकार का ये दूसरा सेटबैक था। इससे पहले 3 कृषि कानून को किसानों के भारी विरोध के बाद सरकार ने वापस लिया था। दोनों ही मामलों में विपक्ष तेज निकला। उसने इस मुद्दे को हाथों हाथ कैच किया और राजनीति के पटल पर यह मैसेज भेजने में सफल रहा कि विपक्ष की एकता की जीत है। संविधान लोकतंत्र और एकजुटता की जीत है। दरअसल अगर यह विधेयक पास होता तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता खोलता। इस कानून को लागू करवाने के लिए परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 जरूरी थे। कुल मिलाकर 2029 के लोकसभा चुनाव तक सांसदों की संख्या बढ़कर 850 हो जाती। इनमें 33% महिलाएं सांसद बनकर जनता का प्रतिनिधित्व करती और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कामयाब हो जाता, जो दोनों सदनों से पास हो चुका है लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ सांसद बनाना या बीजेपी की नित एनडीए सरकार की कोई राजनीतिक चाल छिपी है? यह कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस विधेयक के लोकसभा में गिरने के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने विधेयक को केंद्र में रखकर कहा, विपक्ष ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या की है। उन्होंने यहां तक कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। यह सीधा सा भविष्य की तरफ इशारा था। 3 साल बाद 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है, यानी इस चुनावी बिसात पर सत्तारूढ़ पार्टी ने विधेयक के नाम का एक सिक्का उछाला है। वह जानती थी मामला स्पेशल मेजोरिटी का है, जिसे सिर्फ बहुमत से जीता जा सकता है। 2/3 समर्थन की जरूरत होगी। यहाँ उछाले गए सिक्के की कहानी में चित भी मेरी पट भी मेरा बात छिपी थी। मान लीजिए इस विधेयक पर अगर विपक्ष समर्थन करता तो पूरा क्रेडिट सरकार ले लेती, और जब विरोध किया तो उसे महिला विरोधी कहना शुरू कर दिया। और हमने बीते राज्य और लोकसभा के चुनाव में भी देखा है मोदी सरकार संसदीय हार को चुनावी जीत में बदलने में कितनी माहिर है। खैर ये वक्त बताएगा कि आधी आबादी का समर्थन किस तरफ जाएगा, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी सदन के बाद अब इस लड़ाई को सड़क पर लाने की तैयारी में है। आइए जानते हैं महिला आरक्षण का विचार कब और कितनी बार आ चुका है। दरअसल महिला आरक्षण का यह विचार पहली बार नहीं आया। इससे पहले यह विचार 1990 के दशक में परवान चढ़ा था। तब से लेकर आज तक 7 बड़े मौके पर इसे सदन में पेश किया गया है और फिर चर्चा भी हुई है, लेकिन हर बार यह किसी न किसी कारणवश गिर गया। देश में परिसीमन कब कब किया गया, आइए जानते हैं। 1951 की जनगणना के आधार पर शुरुआती परिसीमन में 489 लोकसभा की सीटें तय की गई, जो बाद में बढ़कर 494 हो गई। 1962 तक जम्मू कश्मीर समेत अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के कारण लोकसभा की कुल सीटें 522 पहुंच गई। इसके बाद 1973 के परिसीमन में 20 सीटें और जोड़ी गई। साथ ही सिक्किम के विलय के बाद एक अतिरिक्त सीट। इस बीच सरकार ने इन विधेयक से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब भी दिए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक नज़र उन पर। पहला सवाल, ये विधेयक अभी क्यों लाए गए? इसके जवाब में सरकार ने बताया कि अगर 2026 की जनगणना और परिसीमन का इंतजार किया जाता तो महिलाओं को 33% आरक्षण 2029 तक भी नहीं मिल पाता। इसीलिए उसे इस लंबी प्रक्रिया से अलग कर जल्द लागू करना जरूरी था। दूसरा सवाल, अगर तीनों विधेयक पारित हो जाते तो देश को क्या लाभ मिलता? जवाब में सरकार ने बताया, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन जाते। देश की महिलाओं को 2029 के लोकसभा चुनाव में 33% आरक्षण मिलता, जो लंबे समय से लंबित है। तीसरा सवाल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ अभी परिसीमन की बात क्यों और ज्यादा सीटें बढ़ा क्यों रही है सरकार? जवाब में सरकार ने बताया, परिसीमन यानी चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने के लिए यह जरूरी है। 1971 में 54 करोड़ आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटें तय हुई थी। आज 140 करोड़ की आबादी है। इसके मुकाबले सीटें कम हैं, इसलिए सीटें बढ़ाकर करीब 850 करना बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए जरूरी माना जा रहा है। चौथा सवाल, सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के पीछे का कारण और तर्क क्या था? जवाब में सरकार ने बताया कि यह प्रस्ताव जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ाने पर आधारित था।
अगर सभी राज्यों में समान रूप से करीब 50% बढ़ोतरी होती है तो उनका मौजूदा प्रतिनिधित्व संतुलन बना रहता। इसी आधार पर लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर लगभग 815 हो सकती थी। इसलिए अधिकतम सीमा 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया। पांचवा सवाल, महिला आरक्षण को सरकार ने 2029 तक क्यों टाला? इसे 2024 के आम चुनाव में क्यों नहीं लागू किया गया? 2011 का जनगणना डेटा भी उपलब्ध था। जवाब में सरकार ने बताया, आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन आवश्यक है। परिसीमन एक व्यापक चर्चा आधारित प्रक्रिया है। परिसीमन पूरा करने में लगभग 2 वर्ष लगते हैं। इसलिए महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन विधेयक के साथ ये तीनों विधेयक लाए गए। छठा सवाल, क्या नए परिसीमन से जनसंख्या नियंत्रण वाले राज्यों को नुकसान होता है? सरकार ने इसका जवाब ना में दिया। कहा, नए परिसीमन प्रस्ताव से जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को कोई नुकसान नहीं होता। प्रस्ताव के तहत सभी राज्यों की सीटों में समान अनुपात में 50% की बढ़ोतरी थी, जिससे किसी राज्य का प्रतिनिधित्व प्रतिशत घटने के बजाय यथावत रहता, थोड़ा बढ़ता। सातवां सवाल, क्या नए परिसीमन से SC/ST के प्रतिनिधित्व और अधिकार प्रभावित होते? तो जवाब में सरकार ने यह बताया, हमारे संविधान में समय समय पर परिसीमन का प्रावधान है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न वर्गों के लिए सीटों का पुनर्निर्धारण और विधि होती है। अगर ये तीनों विधेयक पारित हो जाते हैं तो लगभग 850 सीटों वाले सदन में आरक्षित सीटों की संख्या 131 से बढ़कर 205 हो जाती, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व और अधिकारों में बढ़ोतरी होती और किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। आठवां सवाल, 2024 में लागू होना था तो 2023 में महिला आरक्षण बिल क्यों लाया गया? जवाब में इस पर सरकार ने कहा, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई। नए संसद भवन में यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ और राज्यसभा से भी इसे मंजूरी मिली। सबने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया और इस प्रकार नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम बन गया। 9वां सवाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में महिला आरक्षण लागू करने के लिए अलग विधेयक क्यों लाया गया? जवाब में सरकार ने कहा, इन तीनों राज्यों की विधानसभाएं अलग यूटी एक्ट से संचालित होती हैं। इन विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए जम्मू कश्मीर में लगभग 38, दिल्ली में 23, पुडुचेरी में 10 सीटें आरक्षित करने के लिए यह तकनीक संशोधन अनिवार्य था। इसलिए अलग से केंद्र शासित प्रदेश विधेयक लाया गया। इन तमाम सवालों के जवाब से आप सहमत और असहमत हो सकते हैं। सरकार ने पूरे मसले पर अपने जवाबों से उपजे आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यही है, महिला आरक्षण का रास्ता संवैधानिक और तकनीकी प्रक्रिया में उलझ गया है। राजनीतिक दलों का इस मुद्दे पर सही नीयत की जरूरत है। फिलहाल उनका फायदा अभी टला हुआ है, लेकिन भूलिए मत, सही मायने में राजनीति वही करता है जो उसकी काट ढूंढ ले। निगाहें सत्ता और विपक्ष पार्टियों पर बनी रहेगी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें।